नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, हमेशा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है। 2024 का कैलेंडर पलटने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे नए नए बदलाव लोगों की जिंदगी आसान बनाने में लगे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेज रफ्तार जिंदगी और शहरीकरण की आंधी में हम क्या खोते जा रहे हैं? हम जिस लाइफस्टाइल को अपनाते जा रहे हैं वो हमारे लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का? हमारी जीवन शैली हर साल कितने लोगों को गंभीर रूप से बीमार बना रही है? इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल भर में कैंसर के 15.5 लाख नए मरीज जुड़ गए हैं। 20 से 30 साल के युवा भी हार्ट डिजीज की चपेट में आ रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों का घर भारत है। वायु प्रदूषण की वजह से हर साल भारत में 21 लाख लोग मरते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमारे देश में बीमारों की संख्या सुरसा के मुंह की तरह क्यों बढ़ रही है? आज की तारीख में देश की आधी आबादी का शरीर बीमारियों का गोदाम बना हुआ है। शहरों में रहने वाले 25 से 30 साल के युवाओं को सामान्य जीवन जीने के लिए दवाइयों की जरूरत क्यों पड़ रही है? गंभीर बीमारियां तेजी से लोगों की जिंदगी के दिन क्यों कम कर रही हैं और अकाल मौत की वजह क्यों बन रही हैं? ऐसे में आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि हमारे देश के ज्यादातर लोग किन बीमारियों की चपेट में तेजी से आ रहे हैं और इसकी वजह क्या है। ज्यादातर बीमारियों का कारण लाइफस्टाइल को क्यों बताया जा रहा है? क्या सिर्फ एलोपैथी से ही बीमारियों का जड़ से इलाज किया जा सकता है? एलोपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टरों में देवरानी जेठानी जैसी लड़ाई क्यों छिड़ी रहती है? क्या एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मिलकर लोगों के लिए बेहतर इलाज का रास्ता नहीं निकाल सकते? आज आपकी सेहत से जुड़े गंभीर सवालों का जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम इस मर्ज की दवा क्या है। कुछ हफ्ते पहले की बात है। पूर्व क्रिकेटर और पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनकी पत्नी नवजोत कौर स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने नवजोत कौर के जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 5% बताई थी। ऐसे में उन्होंने अपनी पत्नी को हल्दी, नीम, नींबू देना शुरू किया, शुगर, कार्बोहाइड्रेट से परहेज कराया और इंटरमिटेंट फास्टिंग की मदद से 40 दिनों में कैंसर को मात दी। सिद्धू के दावे पर एलोपैथी जगत में कई दिग्गज डॉक्टर ने सवाल उठाया। कहा गया कि सिद्धू के दावे के पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हो सकता है सिद्धू की पत्नी के साथ कोई चमत्कार हुआ हो और वो कैंसर को मात देने में कामयाब रही हूँ। ये भी संभव है कि अस्पताल में पहले से चल रहे इलाज से ही नवजोत कौर ठीक हुई हूँ। लेकिन क्या किसी इंसानी शरीर में हल्दी, नीम और नींबू के फायदे को मेडिकल साइंस खारिज कर देगा? क्या ये प्राकृतिक चीजें शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार नहीं होती? आखिर एलोपैथी, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के बीच इतना झगड़ा क्यों है? ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि हमारे देश में कैंसर के मरीज लगातार किस रफ्तार से और क्यों बढ़ रहे हैं। भारत की बड़ी आबादी तेजी से कैंसर की चपेट में आती जा रही है। दिनों दिन कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कैंसर हर साल करीब 9 लाख, हर महीने 75,000, हर दिन करीब 2500, हर घंटे करीब 100 लोगों को मौत की नींद सुला रहा है। मतलब भारत के किसी न किसी हिस्से में हर 1.5 सेकंड में कोई महिला, पुरुष या बच्चा कैंसर की वजह से दम तोड़ रहा है। भारत में कैंसर के मामले सालाना 2.5% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मरीज ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर और लंग कैंसर के हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि कैंसर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी की कई वजह हैं। इसमें मिलावटी भोजन, प्रदूषण, तनाव और लाइफस्टाइल में बदलाव अहम है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैंसर का इलाज क्या है?
शरीर को इस बीमारी से किस तरह दूर रखा जा सकता है? क्या कैंसर का इलाज सिर्फ एलोपैथी के जरिए संभव है, या फिर सभी चिकित्सा पद्धतियों की अच्छी चीजों को आगे कर इस जानलेवा बीमारी में लोगों का बेहतर इलाज किया जा सकता है? टाटा मेमोरियल में भी एक स्टडी हुई थी कैंसर के ऊपर, इंटीग्रेटेड मॉडल के ऊपर। तो एलोपैथी को इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अदर पैथीज हैं वो उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का, तो जो बाकी पैथीज है वो उसकी रिकवरी में आपको काफी हेल्प करेगी। अब समय आ चुका है कि हम एलोपैथ को और आयुर्वेद को जोड़ करके हम कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करें, सो दैट हम मैक्सिमम कैंसर पेशेंट्स को बचा सकें। हाल ही में क्रिकेटर, पॉलिटिशियन, कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि उनकी पत्नी का 4th स्टेज का कैंसर देसी नुस्खों से ठीक हो गया, जबकि डॉक्टरों ने उनकी पत्नी के बचने का 3% ही चांस बताया था। स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन, सेब का सिरका, उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं। और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग, छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय। नवजोत सिंह सिद्धू के दावे को मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ने खारिज कर दिया। वहीं डॉक्टर्स का एक वर्ग ये भी मानता है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को हराने में इंटीग्रेटेड मेडिसिन असरदार साबित हो सकती है, क्योंकि अगर इलाज की एक पद्धति बीमारी पर सीधा चोट करती है तो दूसरी मरीज की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। हमेशा जो भी मानवता के लिए अच्छा है वह प्रयोग होता रहता है और करना चाहिए। आज की डेट में जो एविडेंस है हमारे पास कि इंटीग्रेटिव मेडिसिन का बेटर रोल है। ऐसे में प्राचीन इलाज पद्धतियों में भी रिसर्च को बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही जिस रफ्तार से भारत में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, उसमें इस जानलेवा बीमारी को हराने के लिए दो इलाज पद्धतियों के बीच टकराव नहीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत पहचानने और इस्तेमाल की जरूरत है। हमारे देश में कैंसर के मरीज हर साल 2.5% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 2025 तक भारत में कैंसर मरीजों की संख्या 3 करोड़ के आसपास पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। जरा सोचिए, जिस रफ्तार से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, उसमें देश में मौजूद इलाज की प्रणालियों के बीच टकराव की जरूरत है या फिर आपस में मिलकर मरीजों की बेहतर उपचार की। पिछले कुछ वर्षों में आपने ऐसी खबरें भी जरूर देखी, सुनी होंगी या पढ़ी होंगी कि जिम में वर्कआउट करते हुए किसी शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बिल्कुल फिट दिखने वाला शख्स भी बाइक चलाते हुए हार्ट अटैक से मर गया। 2024 में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मौत हार्ट अटैक से हुई। इसमें फैशन डिजाइनर रोहित बल, मॉडल और एक्टर विकास सेठी, ऋतुराज सिंह, कविता चौधरी का नाम शामिल है। देश में हार्ट के मरीजों की संख्या को लेकर अलग अलग आंकड़े दिए जाते हैं। कोई दिल के मरीजों की संख्या 5 करोड़ बताता है तो कोई उससे अधिक, पर दिल के 1 करोड़ से अधिक मरीज ऐसे हैं जिन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। भागती दौड़ती जिंदगी में दिल के मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे देश में हार्ट अटैक से मरने वाला हर 5 में से 1 मरीज 40 साल से कम उम्र का है। पिछले 10 साल में सिर्फ हार्ट अटैक से ही 10 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी। भारतीयों का दिल खराब होने की एक बड़ी वजह जीवन शैली में आया बदलाव और खान पान को माना जा रहा है। लाइफस्टाइल का रोल बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। हृदय रोग के बारे में हम कहते हैं कि आपका प्रिवेंशन ही क्योर है। एक बार हृदय रोग हो गया तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको क्योर नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल मानिए कि जीवन शैली का तो बहुत अहम रोल है। अगर आप अपनी जीवन शैली उपयुक्त रखेंगे, आपका खान पान अच्छा होगा। खान पान भी मैं ये नहीं कहता ये मत खाओ वो मत खाओ,
बैलेंस डाइट। पिछले 8 सालों में 45 से कम उम्र के लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिसीज यानी CAD मरीजों की संख्या 100% तक बढ़ गई। डॉक्टर्स का कहना है कि तकनीक के हुए बदलावों में लोगों की दिनचर्या से शारीरिक मेहनत दिनों दिन कम होती जा रही। स्कूल से दफ्तर तक लगातार बेहतर प्रदर्शन के दबाव ने तनाव बढ़ा दिया। ऐसे में इंसान के शरीर के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया के बीच कम उम्र में ही युवा दिल के मरीज बनते जा रहे हैं। उनका दिल कमजोर होता जा रहा है। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि दिल के मरीजों का इलाज सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन से नहीं हो सकता है। लाइफस्टाइल में बदलाव से लेकर खान पान तक का पूरा ध्यान रखना होगा। आयुर्वेद समेत दूसरी इलाज पद्धतियों की बेहतर चीजों को अपनाना होगा, तभी देश की बड़ी आबादी के दिल को तंदुरुस्त रखा जा सकेगा। बिल्कुल आप जान के रहिए कि भिन्न भिन्न पद्धतियां, और पद्धतियों में क्या है, पद्धतियों में सारी जो पद्धतियां जो एलोपैथिक से अलग है वो सबसे ज्यादा आपकी 2 चीजों पे निर्भर करती हैं। चाहे वो आयुर्वेद हो, अच्छा आहार, अच्छा व्यायाम, अच्छा चिंतन, अच्छी तरह सोना, कोई एडिक्शन नहीं। और ये हम भी तो यही कह रहे हैं। एलोपैथिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन से अलग हटके आप कुछ ऐसा करना चाहें कि आपको हार्ट की बीमारियां ना हो, तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक कीजिए, और नंबर 2, अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी को एक विशेष स्थान दीजिए। ऑन डेली बेसिस यू मस्ट बी डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। मतलब अगर सर्जरी या एलोपैथिक दवाओं के जरिए दिल की बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, तो योग और आयुर्वेद की मदद से बीमार की इम्यूनिटी ठीक कर जल्द रोग को हराया जा सकता है। इसलिए हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्लॉकेज, स्ट्रोक जैसी बीमारियों को शरीर से दूर रखने में मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर एलोपैथी के साथ आयुर्वेद और योग के कॉम्बो को असरदार मान रहे हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान जैसे देश के जाने माने डॉक्टर भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज ज्यादा महंगा हो सकता है, जबकि उसकी रोकथाम बहुत सस्ती। लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके ही बहुत सारी बीमारियों को बिना किसी इलाज या दवा से दूर रखा जा सकता है। हार्ट अटैक ने साल 2022 में 32,000 लोगों से अधिक लोगों की जान ली। ऐसे में कुछ ऐसे भी होंगे जो इस आंकड़े से जुड़ ना पाए हों। इसी तरह लाइफस्टाइल और खान पान ने हमारे शरीर को एक और गंभीर बीमारी का घर बना दिया है, वो है ब्लड प्रेशर। दुनिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति बीपी का मरीज है। बीपी के हर 2 में से 1 मरीज को पता नहीं है कि उसे इस तरह की कोई बीमारी भी है। भारत में हाई बीपी के मरीजों की संख्या 18 करोड़ 80 लाख है। पिछले 30 वर्षों में बीपी के मरीजों की संख्या डबल हो चुकी है। देश के एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर अक्सर अपनी स्पीच में दलील देते हैं कि हमारे शरीर का तंत्र कैसे काम करता है। आदिम युग में जब कोई शख्स जंगल में जाता था और शेर उसके सामने आता था तो उसे तनाव होता था। उसके शरीर में ऑटोमेटिक ऊर्जा पैदा होती थी और वो शेर से बचने के लिए भागने लगता था, पेड़ पर चढ़ जाता था, किसी तरह जान बचाने की कोशिश करता था। उसका तनाव यानी टेंशन का समय कुछ देर का होता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। किसी भी इंसान के सामने शेर के रूप में नए तरह की चुनौतियां हैं। वो चुनौती उसका बॉस हो सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है, दफ्तर का माहौल हो सकता है, साथ काम करने वाले सहयोगी हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, घरेलू दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में इंसान के सामने टेंशन लगातार बना रहता है, जिसका इलाज वो गोलियों में खोजता है। गोलियों के शरीर के भीतर जाने से कुछ देर के लिए बीपी का मीटर तो नीचे हो जाता है, पर टेंशन ज्यों की त्यों बना रहता है। ऐसे में इंसान के शरीर से बीपी कम या खत्म करने के लिए सिर्फ गोली या टैबलेट्स काफी नहीं है। इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 18 करोड़ 80 लाख से ज्यादा हाई बीपी के मरीज हैं। इसमें से 37% को ही अपनी बीमारी के बारे में पता है।
30% ही बीपी का सही तरीके से इलाज करा रहे हैं। देश में सिर्फ 15% मरीजों का बीपी कंट्रोल में है। ब्लड प्रेशर को लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी बीमारी माना जाता है। ये कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल की बीमारी से मरने वाले मरीजों में आधी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में हाइपरटेंशन शामिल था। हाई बीपी एक ऐसी बीमारी है जो सामान्य तौर पर आंखों से दिखाई नहीं देती। इसके शुरुआती लक्षणों को इंसान गंभीर बीमारी के खतरे की घंटी के तौर पर महसूस नहीं कर पाता है और हाइपरटेंशन नाम की यह बीमारी धीरे धीरे इंसान के अहम अंगों की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती। ऐसे में डॉक्टर्स के एक वर्ग की सोच है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन की गोलियां ही काफी नहीं है। ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म एक सीमा तक किया जा सकता है। आप माइल्ड हाइपरटेंसिव हैं, आपका ब्लड प्रेशर 150/90 है, आपका वजन जो है BMI 35 है, आप खूब नमक खाते हैं, खूब टोबैको लेते हैं, खूब जंक फूड खाते हैं, तो अगर इनको कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है ये 150/90 ब्लड प्रेशर 3 से 6 महीने में 130/80 आ जाए। लेकिन अगर लाइफस्टाइल कंट्रोल करने के बावजूद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो ब्लड प्रेशर की दवाओं का सहारा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर भी मानते हैं कि लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का इलाज लाइफस्टाइल में बिना बदलाव के आसान नहीं है। ऐसे में एलोपैथी और आयुर्वेद को एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक के तौर पर देखना होगा। ICMR जो हमारी एपेक्स बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने आयुष के साथ मिलके इसके बारे में हिंदुस्तान में और शोध के लिए बहुत ज्यादा फंड दिया है। हम लोगों को मिला, हमारे डिपार्टमेंट को मिला और डिपार्टमेंट को एम्स में मिला है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को मिला है, जिसमें ICMR आयुष के साथ मिलके और पद्धतियों पे शोध कर रहे हैं, जिससे हमें और अच्छी जानकारी मिलेगी। WHO का अनुमान है कि दुनिया में आधे मरीजों के हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में किया जा सकता है। आज की तारीख में दुनिया में सबसे अधिक बीपी के मरीज भारत में ही हैं, जिसमें से ज्यादातर को पता भी नहीं कि वो कब से इस गंभीर बीमारी की चपेट में है। चिंता की बात यह है कि 60 साल की उम्र के बाद होने वाली बीमारियां अब स्कूल कॉलेज के दिनों में ही युवाओं को चपेट में लेने लगी हैं। आजकल लाइफस्टाइल ने हमारे समाज के एक बड़े वर्ग को बीपी का मरीज बना दिया है। बीपी की एक वजह ज्यादा नमक खाने की आदत को माना जा रहा है। WHO के मुताबिक हर आदमी को रोजाना 5 ग्राम से भी कम नमक खाना चाहिए, जबकि भारत में अधिकांश शख्स रोजाना 8 ग्राम से अधिक नमक का भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जरूरत से ज्यादा नमक का इस्तेमाल भी देश की बड़ी आबादी को हाई ब्लड प्रेशर की चपेट में ले जा रहा है। पर सिर्फ एलोपैथी दवा से बीपी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। बीपी के इलाज में एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ आयुर्वेद में बताए गए परहेज और योग अधिक असरदार साबित हो सकते हैं। बीपी के अलावा भारत में प्रत्येक 100 में से 11 लोग डायबिटीज की चपेट में हैं, 15 लोग प्री डायबिटीज की चपेट में हैं। देश में जिस रफ्तार से डायबिटीज मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसमें भारत को दुनिया का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने लगा है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर किडनी, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियाज और आंखों पर बुरा असर पड़ता है। अगर शुगर लेवल को समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो डायबिटीज इंसान के शरीर को एक तरह से खोखला कर देती है। भारत में तेजी से बढ़ते डायबिटीज मरीजों की संख्या की वजह डॉक्टर कभी लाइफस्टाइल में आए बदलावों में खोजते हैं, तो कभी खान पान में, तो कभी लोगों के ज्यादा आराम तलब बनते जाने में। मुझे ऐसा लगता है कि हर तीसरा व्यक्ति जो है आज डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशन में है। और कारण क्या है, तो वहां पर बीइंग एन आयुर्वेदिक स्कॉलर बताना चाहूंगा, आज से सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम्य उदक अनुप्रसा प्यांसी नव अनपानम गुड़ वैकृतम च परमे हेतु कफ सर्वम। अब डायबिटीज के शिकार तेजी से कम उम्र के लोग भी हो रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी। डायबिटीज 2 तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। दोनों तरह की डायबिटीज में ब्लड में शुगर लेवल बहुत ऊपर बढ़ जाता है, लेकिन
टाइप 2 बीमारी इंसुलिन प्रतिरोध की वजह से होती है। वहीं टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है जहां शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता। ऐसे में समय पर बीमारी की पहचान और इलाज से इसे रिवर्स भी किया जा सकता है। अभी तक हम आज से 10-20 साल पहले अगर बात करें तो डायबिटीज रिवर्सल की बात नहीं करते थे, ब्लड प्रेशर रिवर्सल की बात नहीं करते थे। इंटीग्रेटिव मेडिसिन आने के बाद ही जो है हम रिवर्सल की बात करते हैं कि जी नहीं, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कभी ठीक नहीं होगा। आज की डेट में हम उसकी रिवर्सल की भी बात करते हैं और यह तभी संभव है जब हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक 2050 तक दुनिया में डायबिटीज 130 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। जिस रफ्तार से भारत के लोग मीठे जहर की चपेट में आ रहे हैं, वैसे में भारतीयों की संख्या कितनी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल और खानपान से जुड़ी बीमारी का इलाज भी इंटीग्रेटेड मेडिसिन या चिकित्सा पद्धति में देखा जा रहा है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ दवा से इलाज संभव नहीं। मरीज को दवा के साथ खुद भी बहुत सावधानी और संयम बरतना होगा। डायबिटीज से छुटकारा और दोबारा शरीर में एंट्री रोकने में इंटीग्रेटेड मेडिसिन की भूमिका को बहुत असरदार माना जा रहा है। आयुर्वेद में डायबिटीज का इलाज 400 कोस पैदल भ्रमण में बताया गया है। साथ ही पैदल चलने से नाड़ी समूह और मांसपेशियों की भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। शरीर के भीतर खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने का कारगर उपचार भी बेहतर चलने में देखा जाता है। क्या कोई डॉक्टर इस बात से इनकार करेगा कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? डायबिटीज और हाई बीपी को मदर ऑफ ऑल डिजीज भी कहा जाता है। अगर ये दोनों बीमारियां किसी इंसान को जकड़ लें तो इनका कॉम्बो अटैक तेजी से उसकी किडनी, लिवर, हार्ट समेत दूसरों अंगों पर को बेकार करना शुरू कर देता है। एक सच ये भी है कि एलोपैथी में जहां पहले बीमारी की पहचान और उसके बाद इलाज की बात होती है, वहीं आयुर्वेद ऐसा राह दिखाता है जिससे शरीर में बीमारी को घर करने के लिए कोई जगह नहीं मिले। शायद यही वजह है कि कोरोना महामारी के दौर में सबसे अधिक मौत उन देशों में हुई जिनकी पहचान दुनिया में बेहतर मेडिकल फैसिलिटी, बेहतर हॉस्पिटल नेटवर्क, बेहतर डॉक्टर और नर्सों के लिए थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमाने पर हर तरह खरा उतरते रहे हैं। शायद वहां उन रास्तों को आधुनिक मेडिकल साइंस के नाम पर खारिज कर दिया गया जो इंसान के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उन पारंपरिक तौर तरीकों को अवैज्ञानिक कहते हुए खारिज कर दिया गया जिसकी बदौलत हजारों साल से इंसानी सभ्यता खुद को चिरंजीवी बनाए हुई है, अपने शरीर के भीतर बीमारियों से लड़ने वाला कवच तैयार करती है। ऐसे में दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों का एक वर्ग मानता है कि लोगों की अच्छी सेहत और निरोगी शरीर के लिए बेस्ट ऑफ वेस्ट एंड बेस्ट ऑफ ईस्ट दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे की इलाज पद्धति को खारिज करने से नहीं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।